नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में सरकार गठन पर दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से सैनी की मुलाकात हुई है। तो सरकार गठन को लेकर आप देखिए किस तरीके से वहां पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है।
मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, देखिए कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये। इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे, उन्होंने उसका निर्माण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस जीत का क्रेडिट जाता है। सरकार की जो नीतियां रही हैं उससे जनता बहुत प्रभावित थी और पिछले 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी ने जो काम किया उसकी वजह से ये जीत मिली है, ये कहते हुए सैनी नजर आए। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित गुप्ता आपको नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी हरियाणा भवन से जुड़े हुए हमारे साथ। अंकित, हालांकि मुख्यमंत्री वाले सवाल पर सैनी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए वो जो है एक तरीके से मंझे हुए राजनेता के तौर पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है ये नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हो रहा है और जब हम जिस चुनाव जीतेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो अभी नायब सिंह सैनी अपने मुंह से भले ही ना कहें, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप लगातार ये कहती रही है और चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया है। तो इसमें जो है इफ एंड बट अभी फिलहाल जो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, यानी कि कोई दो राय नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये जो प्रक्रिया है उसका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, किस तरह से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में जो नेता चुना जाएगा वो चेहरा होगा। तो वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का जो जवाब उसके बारे में जानकारी जरूर दे रहे हैं। लेकिन इसमें फिलहाल अभी कोई दो राय नहीं लगती है कि नायब सिंह सैनी ही लेंगे हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री। आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें कुछ किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो वहां पर मंत्रिमंडल का चेहरा होगा क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक खबर यह आ रही है कि जो औसत आयु होगी इस बार मंत्रिमंडल की वहां पर हरियाणा में वो कम हो सकती है पिछली बार से। निश्चित तौर पर अखिलेश ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बीजेपी कमोवेश हर एक राज्य को अगर आप देखेंगे जहां जहां वो सरकार में वापस आ रही है वहां पर एक नई लीडरशिप को खड़ा कर रही है। और अगर हम हरियाणा के चुनावों को देखते हैं, हमको पता है कि किस तरीके से जो है कई सारे जो मौजूदा मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं, तो उनकी जगह पर तो नए लोग आएंगे ही, लेकिन कई ऐसे जो है चेहरों को मौका मिल सकता है जिनको बीजेपी एक फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर या फ्यूचर जो है हरियाणा के चेहरों के तौर पर आगे बढ़ाना चाहेगी और उसमें कई सारे नाम हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा जब वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और केंद्रीय लीडरशिप ये तय करेगी कि आखिर कौन कौन लोग जो मंत्री बन सकते हैं नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर के। तो उसमें कई युवा चेहरों को, कई ऐसे चेहरों को जो एक या दो बार ही चुनाव जीते हैं उनको मौका मिल सकता है, कम आयु वाले लोगों को मौका मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यही है कि 2024 का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन बीजेपी की एक खासियत भी है कि एक चुनाव जीतने के बाद में ही वो आगे जब चुनाव आना है उसकी तैयारी वहीं से शुरू कर देती है। कमोवेश जो आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं ये उसी तरफ जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंकित गुप्ता आपका। कांग्रेस पर बीजेपी नेता अनिल विज का हमला सामने आया है। कांग्रेस चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ये कह दिया विज ने। ये जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब। बच्चे बच्चे को कांग्रेस की मानसिकता पता है। तो अनिल विज जो कि मुखरता के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कुछ उसी अंदाज में अपना बयान दिया है, सुनिए आप। चुनाव हुए,
यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार सहयोगी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम कहते रहे, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना, इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने सहयोगी कांग्रेस पर ही तंज किया है। आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, तो गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि जो शिवसेना है, उद्धव गुट और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब कांग्रेस को कुछ इसी तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव में नतीजे आए, बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट यह है कि 3 जो वहां पर निर्दलीय विधायक चुने गए वो भी सरकार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। तो हरियाणा में सरकार गठन पर अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, तीनों निर्दलीय बीजेपी को समर्थन देंगे, ये खबर आ रही है। तो हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर आप देख रहे हैं बीजेपी के लिए स्थिति और ज्यादा सहज होती जा रही है। हालांकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो 3 निर्दलीय वहां से चुने गए वो भी अपना समर्थन देने को तैयार हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और ज्यादा अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे से। नीरज, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 3 विधायक जो निर्दलीय जीते हैं, जिसमें राजेश जून, देवेंद्र कादियान और सावित्री जिंदल, इन तीनों ने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। और थोड़ी देर पहले ही उनकी सुरेंद्र नागर, जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और सह प्रभारी भी हैं हरियाणा के, उनसे मुलाकात हुई है। और माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद ये तीनों लोग धर्मेंद्र प्रधान, जो राज्य के प्रभारी हैं, उनके आवास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और औपचारिक रूप से सरकार में शामिल होने का ऐलान करेंगे। तो ये अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है हरियाणा के चुनाव को लेकर, हरियाणा की राजनीति को लेकर, जो हमारे सामने है। और अपने दर्शकों को बता दें कि तीनों विधायक जो निर्दलीय जीते हैं, सावित्री जिंदल चूंकि नवीन जिंदल की मां हैं और हिसाब से जीती हैं निर्दलीय, देवेंद्र कादियान जो कि पानीपत से हैं वो उन्होंने, और राजेश जून, ये तीनों लोग ने भाजपा की सरकार को समर्थन देने। नीरज, एक बात बताइए, क्या सरकार को ये विधायक समर्थन देंगे या बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं? देखिए, विधायक जो निर्दलीय जीतता है वो एक टेक्निकल नियम है कि यदि वो 10 दिन के अंदर, यानी कि जीतने के बाद तुरंत किसी पार्टी को समर्थन देना है, तो टेक्निकली उस पार्टी का भी विधायक मान लिया जाता है। तो एक तो 2 चीजें हैं कि तीनों विधायक फिलहाल तो सरकार को समर्थन देंगे और मेरी जो जानकारी है तीनों फिर से पार्टी में भी पुनर्वापसी करेंगे। जी अखिलेश, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अब देखिए कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने एक बड़ा बयान दिया, कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है स्पष्ट करे, ये कहा संजय राउत ने। आपको बता दें कि बाकायदा एक संपादकीय लेख छपा है वहां पर, मुखपत्र जो है शिवसेना का सामना उसमें, और उसी में ये बातें लिखी गई हैं। तो हरियाणा में जिस तरीके की कांग्रेस की हार हुई है उसका साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। जो कांग्रेस के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में, वो अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि वहां पर जो शिवसेना का उद्धव गुट है उसके नेता ने यह बयान दिया। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमलावर हैं, एनसी के नेता भी हमलावर हैं। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो स्पष्ट करे, यह सवाल संजय राउत ने पूछा है। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल। अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात, मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे। मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या राज्यामध्ये घेतील। तो हरियाणा में हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में
महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस को हरियाणा की तरह अकेले लड़ने की गलती नहीं करने की हिदायत दी गई। क्या कुछ उसमें लिखा गया है इस संपादकीय में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी को माना जा रहा है। तो सामना में यह लेख छपा है जिसमें यह भी लिखा गया कि कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था कि हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। कुल मिलाकर माहौल यह था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा होगी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। कांग्रेस के साथ ऐसा हमेशा होता है। पिछली दफा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद इसी लेख में आगे यह लिखा गया कि एक तरह का यह माहौल था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, उन राज्यों का जिक्र करते हुए, लेकिन कांग्रेस की जो आंतरिक अव्यवस्था है बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई। और कुछ सवाल भी उसके बाद खड़े हुए। सवाल यह खड़ा किया गया कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी है। संपादकीय में यह सवाल भी पूछा गया सामना में। श्रीमान हुड्डा की भूमिका इस तरह थी कि जैसे कांग्रेस के सूत्रधार वही हैं, जिसे चाहें वही उम्मीदवार होगा। कुमारी सैलजा जैसी पार्टी नेता को हुड्डा और उनके लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान हुड्डा को रोकने में विफल रहा। तो कांग्रेस आलाकमान पर भी तंज किया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के नतीजों से बहुत कुछ सीखना है, यह नसीहत दी गई कांग्रेस को। हरियाणा में कांग्रेस ने आप समेत कई घटकों को दूर रखा। आगे इसमें लेख में लिखा गया क्योंकि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी, इस खेल में पूरा राज्य ही हाथ से निकल गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी को माना जा रहा है। तो ये तमाम बातें लिखी गई हैं और देखिए किस तरीके से जो शिवसेना का उद्धव गुट है महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के साथ है, वो अब अपने सहयोगी पर ही हमलावर है। यानी इस हार का असर दूर तक होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस पर सवाल खड़े हो गए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हालत जलेबी की तरह हो गई है। तो राहुल गांधी का जलेबी वाला बयान और उसी की आड़ में देखिए किस तरीके से तंज किया जा रहा है। शर्मा जी, कांग्रेस को सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने आंख दिखाई है कि हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र में ना दोहराएं। देखिए, वो तो कल ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने धमका दिया था। आज संजय राउत ने धमका दिया। हरियाणा की जनता ने ऐसा धमकाया है कांग्रेस को कि अब उनके सहयोगी भी उनको धमका रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको धमका रहे हैं। पूरा माहौल एकदम जिलेबी की तरह मुड़ गया है। अब जिलेबी बनेगी कांग्रेस की और जिलेबी बनाएंगे उनके सहयोगी। अब पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जो 2024 के चुनाव में जीतने वाली पार्टी को भी हारती हुई बता रही थी और एलओपी बनने पर ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे सत्ता मिल गई हो। अब कांग्रेस को असली जो हैसियत है वो हरियाणा के जनता ने बता दिया है कि आपकी हैसियत क्या है। बहुत उनको लग रहा था कि सरकार बना लेंगे, अपने एलाइज को नहीं पूछा, अपने सहयोगी को आंख दिखाया। अब जनता ने इनको आंख दिखा दिया है। अब आज से जितने सहयोगी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या उद्धव ठाकरे हों, सब इनको आंख दिखाने वाले हैं। क्या इस चुनाव का असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी पड़ेगा? असर पड़ गया। महाराष्ट्र में और झारखंड में कमल खिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो हरियाणा की जीत से देखिए बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पर है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक की बात शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि यहां भी अब कमल ही खिलना है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उठे सवाल। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है स्पष्ट करे, यह कहा संजय राउत ने। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये।
स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात, मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे. मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या त्या राज्यामध्ये घेतील. और हाल यह है कि अब हर तरफ से नसीहतें कांग्रेस को सहयोगी खास तौर पर सलाह दे रहे हैं. समाजवादी पार्टी का कहना है कि हरियाणा के चुनाव नतीजे से सबक सीखने की जरूरत है. इंडिया गठबंधन को मिलकर एक दूसरे का सम्मान कर आगे मजबूती से बढ़ना होगा. तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता का भी बयान सामने आ गया. उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान है कि जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा. ये एक बड़ी खबर जो आ रही है. उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव लाएंगे, ये जानकारी भी हमें मिल रही है. पीएम के सामने पेश करेंगे राज्य का प्रस्ताव. और 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो हमारा रुख था वो बरकरार है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिले. कैबिनेट की पहली जो बैठक होगी उसमें यही प्रस्ताव पास किया जाएगा. हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे. पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड. अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है. तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फ़ैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए, और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश. तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और इसी से संबंधित कैबिनेट की बैठक में पहला प्रस्ताव पास किया जाएगा. 370 को लेकर अब उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए. हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है. मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. वो लोगों को धोखा देने के बराबर है. हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा. ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल, और आगे भी यही रहेगा. दरअसल इसी को लेकर बीजेपी बार बार कांग्रेस को घेरती है कि अगर उमर अब्दुल्ला या एनसी का ये स्टैंड है 370 को लेकर, तो फिर कांग्रेस जो उनके साथ है वो क्या सोचती है वो भी बताए. चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है. जम्मू कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया, ये कहा राहुल गांधी ने. जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई और हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण जारी रहेगा. हरियाणा के लोगों का समर्थन देने के लिए धन्यवाद, यह भी कहा राहुल गांधी ने. सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा. तो सामाजिक न्याय का यह संघर्ष था जो कि आगे भी जारी रहेगा, यह कहते हुए नजर आए राहुल गांधी. जम्मू कश्मीर वाली जीत के लिए उन्होंने कहा, जनता को उन्होंने शुक्रिया भी कहा. साथ ही यह कहते भी नजर आए कि जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई है. ये उन्होंने देखिए जो एक्स हैंडल पर बातें लिखी हैं कि संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है. ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में राहुल गांधी का बयान. हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं. और आगे इसी में राहुल गांधी कहते हैं कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे. जो कांग्रेस के कुछ और नेता जिस लाइन पर बयान दे रहे हैं उसी तरफ इशारा राहुल गांधी का. सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर का धन्यवाद, उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद. हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे. आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे. ये बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं एक्स पोस्ट पर. जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया कहा. तो प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है. इस बात का भी उल्लेख राहुल गांधी की तरफ से किया गया. हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं. यानी हरियाणा के बारे में राहुल गांधी का यह कहना कि वहां पर जो नतीजे आए हैं उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो नतीजा आया उसमें संविधान की जीत हुई है. जनता को भी शुक्रिया कहा उन्होंने. और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं. अभी एक बड़ी खबर आ रही है. अनंतनाग से लापता एक जवान का शव मिला है.
आपको बता दें कि कोकेर नाग के वन क्षेत्र से जवान का यह शव मिला है। कल ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे हिलाल अहमद भट्ट। और अभी यह बहुत ही दुखद खबर आ रही है, अनंतनाग से लापता जवान का शव बरामद किया गया है। कोकेरनाग इलाके में वन क्षेत्र से जवान का शव मिला। दरअसल कल ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हिलाल अहमद भट्ट इनका नाम। अब इनकी डेड बॉडी बरामद की गई है अनंतनाग से। कोकेरनाग के जो जंगल के इलाके हैं, वन क्षेत्र जो है, वहीं पर इस जवान का शव मिला है। और अब खबर लखनऊ से आ रही है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। भिटौली क्रॉसिंग के पास गोदाम में लगी आग को दमकल विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो भिटौली की क्रॉसिंग के पास ये गोदाम जिसमें आग लग गई थी, आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आसमान में बिल्कुल ये काला धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। तो भीषण आग लगी थी, ये गोदाम है और उसी में आग लगी। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहां आसपास चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। दमकल विभाग को इसकी सूचना तुरंत दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। उधर मुंबई के मदनपुरा में पारदा बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। बिल्डिंग गिरने से पहले लोगों को निकाल लिया गया था, तो हादसे में किसी की जान नहीं गई। तो बिल्डिंग जो गिरा है उसकी सूचना पहले दे दी गई थी और तमाम जो अंदर लोग थे उन्हें निकाल लिया गया था। मदनपुरा में ये पारदा बिल्डिंग है, उसका एक हिस्सा जमींदोज हो गया। हालांकि जान का नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों को वहां वक्त रहते वहां से निकाल दिया गया था। तो आपको बता दें कि मुंबई में मदनपुरा ये इलाका जहां पर ये पारदा बिल्डिंग है, उसी का एक हिस्सा गिर गया। तो शुक्र यह है कि जो लोग वहां थे अंदर, उन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।